Hello everyone, we Indian storytellers welcome you all to our new podcast episode. You can listen us at Spotify and YouTube. तो दोस्तों हम बात कर रहे थे भारत के रिलीजियस सेक्ट्स के बारे में, जिसमें हमने अभी तक देख लिया ओरिजिन ऑफ कास्ट सिस्टम एंड हिंदुइज्म इन इंडिया एंड फॉलोड बाय ओरिजिन ऑफ जैनिज्म इन इंडिया। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे विश्व के चौथे सबसे बड़े रिलीजन के बारे में, जो है बुद्धिज्म। हम देखेंगे बुद्धिज्म क्या है, भारत में बुद्धिज्म का ओरिजिन कैसे हुआ, डॉक्ट्राइन ऑफ बुद्धिज्म के बारे में और स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया के बारे में। तो स्टार्ट करने से पहले हम उम्मीद करते हैं कि आपने हमारे अभी तक के एपिसोड्स देख लिए हैं और आपको पसंद भी आया हो। आगे भी ऐसे इंटरेस्टिंग स्टोरीज हम आपके लिए लेके आएंगे, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। आप हमारे इंस्टाग्राम पेज के थ्रू हमें फीडबैक्स एंड सजेशंस भी दे सकते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं बुद्धिज्म इन इंडिया। बुद्धिज्म भारत में कम से कम 2600 साल पहले आया था। बुद्धिज्म जो रिलीजन है वो उनके फाउंडर सिद्धार्थ गौतम बुद्धा के टीचिंग्स और उनके लाइफ एक्सपीरियंस पे आधारित है। तो बुद्धिज्म के बारे में ज़्यादा जानने के लिए पहले हम सुनेंगे गौतम बुद्धा के बारे में। गौतम बुद्धा का जन्म इंडो नेपाल बॉर्डर के लुम्बिनी नाम के एक देश में शाक्य फैमिली के अंदर हुआ था। उनके जो पिता थे, जिनका नाम था सिद्धार्थ था, वो इलेक्टेड रूलर थे शाक्य रिपब्लिक क्लैन की, और उनकी माता एक प्रिंसेस थी कोशाला डायनास्टी की। गौतम बुद्धा का विवाह काफ़ी अर्ली एज में हुआ था, लेकिन वैवाहिक जीवन में उनका ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। वो उस वक्त लोगों के लाइफ को समझने की कोशिश करते थे, और उस वक्त अपर कास्ट के लोग जो लोअर कास्ट के लोगों को डोमिनेट करते थे, वो बुद्धा को पसंद नहीं आता था। वो उस वक्त लोगों के प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करते थे और उसको सॉल्व करते थे। एंड दिस मेड हिम थिंक कि देश में एक नया सिस्टम होना चाहिए जिसे लोग फॉलो करें और अपनी ज़िंदगी एक अच्छे तरीके से स्पेंड करें। तो उन्होंने अपना देश और राज्य त्याग दिया और सन्यासी बन गए। तो 35 साल के उम्र में उन्होंने बिहार के बोध गया नाम के गांव के पीपल के पेड़ के नीचे प्रबोधन यानी कि बोधि प्राप्त किया। उस समय से उनको लोग बुद्धा के नाम से बुलाने लगे। उन्होंने बुद्धिज्म के बारे में अपनी पहली उपदेश सारनाथ नाम के एक सिटी में दिया, जो आज के टाइम पे उत्तर प्रदेश में है। उस इवेंट को धर्मचक्र प्रवर्तना कहा जाता है। वो फिजिकली एंड मेंटली बहुत स्ट्रांग थे और रोज़ दिन में 20 से 30 किलोमीटर पैदल एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल किया करते थे। सिर्फ बारिश के वक्त वो विश्राम लेते थे। ऐसे कहा जाता है कि जब वो ट्रैवल करते थे तब वो लोगों को बुद्धिज्म के बारे में समझाते थे और लोगों को गाइड करते थे एक अच्छी लाइफ स्पेंड करने की। उस वक्त उनके फॉलोअर्स भी बढ़ने लगे, और जैसे जैसे फॉलोअर्स बढ़ने लगे, ब्राह्मण्स को ये सब पसंद नहीं आने लगा और वो बुद्धा के अगेंस्ट बात करने लगे। उस वक्त बुद्धा और ब्राह्मण्स के बीच डिबेट भी हुआ करते थे और उसमें बुद्धा ब्राह्मण्स को हरा देते थे। 80 साल के उम्र में यूपी के कुशीनगर नाम की जगह पे गौतम बुद्धा का निधन हुआ। इसको महापरिनिब्बन कहा जाता है। लेकिन उनके निधन के बाद भी उनके फॉलोअर्स ने बुद्धिज्म को देश के कई सारे राज्यों में पहुंचाने का काम किया। आगे हम देखेंगे बुद्धिज्म के प्रिंसिपल्स और उसके डॉक्ट्राइन के बारे में, और ये भी देखेंगे कि भारत में बुद्धिज्म का स्प्रेड कैसे हुआ। अब हम सुनेंगे बुद्धिज़्म की आइडियोलॉजी या उनके फ़िलॉसफी के बारे में। गौतम बुद्धा जो थे वो काफ़ी प्रैक्टिकल रिफॉर्मर माने जाते हैं। उनका ऐसा कहना था कि सोसाइटी में जो भी करंट सिचुएशन या प्रॉब्लम है, हमें उस पर काम करना चाहिए। उन्होंने ये बताया कि इस संसार में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा लोग दुखी रहते हैं, और इसका कारण ये है कि उनके जो डिज़ायर्स है वो बहुत अनलिमिटेड है और वो उसको पूरा करना चाहते हैं। उनका ऐसा कहना था कि ये जो डिज़ायर्स हैं इस पे कॉन्कर करना चाहिए। अगर आप इसको कॉन्कर कर लेते हो तो आपको निर्वाणा हासिल होगा। निर्वाणा हासिल करने का ये मतलब है कि आप जो जीवन मृत्यु की जो साइकिल है, आप इससे बाहर निकल सकते हो।
उन्होंने कुछ 8 ऐसे रास्ते बताए थे जिसको अष्टांगिका कहा जाता है। अगर आप इसको फॉलो करोगे तो जो भी आपके दुख हैं या जो भी आपको परेशानी है इस ह्यूमन बर्थ में, उससे आप बाहर निकल सकते हो। उनका ऐसा कहना था कि अगर आप राइट ऑब्जर्वेशन रखो, राइट डिटर्मिनेशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट अवेयरनेस एंड राइट कंसर्न अगर आपके पास है और या आप इन सब चीज़ को फॉलो करते हो, आप जो ह्यूमन मिजरी है या परेशानी है आप उससे बाहर निकल सकते हो। गौतम बुद्धा ने अपने जो स्टूडेंट्स थे, जो उनके फॉलोअर्स थे, उनको ये भी बोला कि आप बहुत ज़्यादा धन की इकट्ठा मत करो या आप बहुत ज़्यादा ही सोशल वर्क मत करो। मतलब आप एक मिडिल पाथ चूज़ करो, आप उस पे ही चलो। बहुत ज़्यादा भलाई और बहुत ज़्यादा बुराई नहीं करना चाहिए इंसान को। उन्होंने कुछ कोड ऑफ कंडक्ट भी डेवलप किए थे। कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो सिमिलर है जैनिज़्म में, जो हम देखते हैं कि आप वायलेंस मत करो, आप झूठ मत बोलो। दे इवन सेड कि आपको नशा नहीं करना चाहिए। ये सारी जो चीज़ें थी, इसी को हम फिलॉसफी या आइडिया बोलते हैं बुद्धिज़्म के बारे में। अभी हम देखेंगे भारत में बुद्धिज्म का स्प्रेड कैसे हुआ। गौतम बुद्धा के दो टाइप के फॉलोअर्स थे। एक थे मॉन्क्स जिन्हें भिक्षुस कहा जाता था, और दूसरा था ले वर्शिपर्स जिनको हिंदी में उपासिकास कहा जाता है। इनमें से जो मॉन्क्स थे उनको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किए हुए थे ताकि वो देश के अलग अलग जगहों पे जाके बुद्धिज्म को स्प्रेड करें। इसी के वजह से बुद्धिज्म ने रैपिड प्रोग्रेस किया इंडिया में, मेनली इन नॉर्थ इंडियन स्टेट्स। गौतम बुद्धा के निधन के बाद उनके फॉलोअर्स मेडिटेशंस वगैरह फॉलो करने लगे। वो देश के अलग अलग जगह घूमने लगे और बुद्धिज्म के बारे में लोगों को समझाने लगे। इसी प्रकार भारत में बुद्धिज्म का स्प्रेड होने लगा। लेकिन गौतम बुद्धा के निधन के बाद हिंदू रिलीजन का डोमिनेंस देश में बढ़ने लगा, और ये सब कुछ 200 साल तक चला, जब तक मौर्य के राजा किंग अशोका ने बुद्धिज्म के मार्ग पर चलने का निर्णय लिया। अशोक का मौर्य डायनास्टी के राजा थे। एक समय पे जब उनका युद्ध हुआ कलिंगा राज्य के साथ, तब उनको युद्ध के वजह से जो भी नाश हुआ देश का, और साथ में लोगों के जो भी सफरिंग्स देखा नहीं गया, और इसी वजह से उन्होंने शांति के मार्ग पर चलने की डिसीजन लिया। उस वक्त अशोका ने निग्रोधा नाम के एक बुद्धिस्ट मॉन्क से मिला, जिन्होंने अशोका को बुद्धिज्म के बारे में समझाया। तब से अशोका ने बुद्धिज्म के मार्ग पर चलने का डिसीजन लिया। अशोका ने बाद में जाके अपनी ही अलग एक काउंसिल बनाए, जिसमें उन्होंने बुद्धिस्ट लोगों को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किए और कई देशों में बुद्धिज्म को स्प्रेड करने के लिए भेज दिया। इन्हीं लोगों के थ्रू बुद्धिज्म का स्प्रेड गांधारा, कश्मीर, ग्रीस, श्रीलंका, म्यांमार, इजिप्ट एंड थाईलैंड जैसे देशों में हुआ। अशोका ने अपने मिशनरीज के थ्रू बुद्धिज्म का स्प्रेड वेस्ट एशिया एंड सीलोन में किया, एंड this is how a local religious sect was transformed into a world religion. अगर भारत में देखा जाए तो उस वक्त नॉर्थ इंडिया और महाराष्ट्र के लोग बुद्धिज्म को ज़्यादा फॉलो करते थे। आगे हम देखेंगे बुद्धिज्म के डिक्लाइन के बारे में। अब हम सुनेंगे बुद्धिज़्म के डिक्लाइन के बारे में। 12th सेंचुरी के आसपास ऐसा माना जाता है कि बुद्धिज़्म जो है ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है इंडिया से। इसका कारण ये बताया जाता है कि जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे वो सिर्फ आपस में ही रहा करते थे, मेन स्ट्रीम से कट ऑफ हो चुके थे, और उन्होंने बहुत सारे ऐसे चेंजेस ले आए थे अपने आसपास। पहला ऐसा चेंज माना जाता है कि पाली लैंग्वेज जो उन्होंने डेवलप किया था अर्ली टाइम में, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंच सके, उनको अपनी बातें वो समझा सके, वो उन्होंने ख़त्म कर दिया और संस्कृत लैंग्वेज का वो यूज़ करने लगे। संस्कृत लैंग्वेज जो है वो इंटेलेक्चुअल्स जो रहा करते थे उस ज़माने में, वो उस लैंग्वेज का यूज़ करते थे। फर्स्ट सेंचुरी ऑनवर्ड्स हम ये भी देखते हैं कि वो आइडल वर्शिप स्टार्ट कर देते हैं। अब इसमें भी हम देखते हैं यहाँ पे भी डिवीज़न है बुद्धिज़्म में, हीनयाना और महायाना। महायाना का ये मतलब है कि भगवान का एक मूर्ति है, हम उसकी पूजा कर सकते हैं, और हीनयाना का है ये जो लोग थे, ये ऑर्थोडॉक्स लोग थे जो ये बिलीव करते थे कि भगवान का जो है वो कोई फॉर्म नहीं होता है, वो हमारे आसपास ही रहते हैं। बहुत सारे ऐसे जो मॉनेस्ट्रीज़ जो थे उस ज़माने में, अब वो जो है वो रेवेन्यू कलेक्ट करने लगे। जो नालंदा में उनका मॉनेस्ट्रीज़ था, उधर से वो ऑलमोस्ट 200 विलेजेस जो है वहाँ से वो रेवेन्यूज़ इकट्ठा किया करते थे, और बहुत सारे जो लोग थे जो उस मॉनेस्ट्रीज़ में रहा करते थे, अब वो रिलैक्स मूड में आ गए थे, वो आराम से ऐश और आराम की ज़िंदगी जीते थे, और जो उनका पर्पस था मेन, उससे वो भटक चुके थे। धीरे धीरे हम ये भी पढ़ते हैं
कि जो कुछ ब्राह्मण रूलर्स आते हैं उस एरा में, वो बहुत ज़्यादा ये बुद्धिस्ट लोग को परेशान करते हैं, बहुत ज़्यादा उनके साथ परसिक्यूशन होता है वहाँ पे। फॉर एग्ज़ाम्पल पश्चिमित्र शुंगा जो थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा परेशान किया था बुद्धिस्ट लोगों को, बहुत लोगों को मारा भी था उन्होंने, ऐसा हिस्ट्री में लिखा गया है। जो रिच मॉनेस्ट्रीज़ हुआ करती थी, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत ज़्यादा इनके पास पैसा आ गया, बहुत ज़्यादा ये रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। अब ये जो है ये नज़र में आ गए थे टर्क लोगों के। जो टर्किश लोग थे उनको पता चल गया कि ये जो मॉनेस्ट्रीज़ हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा है और यहाँ से बहुत कुछ लूटा जा सकता है। यही कारण था कि वो इंडिया में आए थे, बहुत सारे मॉनेस्ट्रीज़ को उन्होंने लूटा और जितना भी धन हो सका वो इकट्ठा करके इंडिया से वापस टर्क चले गए। अब तक आपने सुना कि बुद्धिज़्म का कैसे डिक्लाइन होता है। आपने नोटिस किया होगा कि जो ये बुद्धिस्ट मॉन्क हैं और जो पहले ब्राह्मण्स थे, इनमें कुछ हद तक सिमिलैरिटीज़ हैं। ये जो लोग हैं ये मटेरियलिस्टिक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा धन इकट्ठा कर लेते हैं और ये बहुत ज़्यादा पैसों को लेकर या सोना चांदी को लेकर अट्रैक्टेड रहते हैं। अब जैसे आपने पहले सुना है कि गौतम बुद्धा जो थे वो ऐसा कहा करते थे कि आप बहुत ज़्यादा धन जो है अपने पास इकट्ठा मत करो। इसका कारण यही रहा होगा कि आप ग्रीडी हो जाते हो और आप चाहते हो कि और ज़्यादा से ज़्यादा हम धन इकट्ठा कर ले अपने पास। या इसका ऑपोजिट भी हो सकता है कि जो सामने वाला जो सोसाइटी है या मेंबर है या पर्सन है, वो ये चाहेगा कि आपसे वो धन कैसे छीन लिया जाए या आपको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। ये जो है मैसेज जो ये बहुत ही गलत जा रहा था समाज में। जो स्ट्रिक्ट बुद्धिस्ट फॉलोअर्स थे, जो गौतम बुद्धा को अपना भगवान मानते थे, वो ये सब चीज़ें नापसंद करने लगे और वो चाहते थे कि चेंजेस आनी चाहिए सोसाइटी में और ये सब चीज़ जो है अब ये बदलना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अब जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे उन्होंने अब पैसा लेना या जो भी गिफ्ट लेना ये सब बंद कर दिया था और अब ये ज़्यादा एग्रीकल्चर की तरफ, ट्रेड की तरफ, सोशल एक्टिविटी की तरफ ज़्यादा ध्यान देने लगे। जैसे शूद्रास के जो उनके प्रॉब्लम्स थे ये उसका सल्यूशन ढूंढा करते थे। वुमेंस को उन्होंने अलाउ कर दिया था अपने कम्युनिटी में मेंबर बनने का। ये जो चेंजेस है इससे हम देखते हैं कि जो बुद्धिस्ट सोसाइटी है या बुद्धिस्ट जो रिलीजियस सेक्ट है वो इंडिया में फिर से रिकन्स्ट्रक्ट होता है और बहुत सारे लोग जो है उसको फॉलो करते हैं। इंडिया के अलावा अगर हम देखें इंटरनेशनली भी बुद्धिस्ट जो है ये कल्चर या ये रिलीजियस सेक्ट बहुत ज़्यादा माना जाता है और इसको रिस्पेक्ट दिया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि और भी न्यू रिलीजियस सेक्ट डेवलप होते हैं। हमारे अगले एपिसोड में हम सुनेंगे क्रिश्चियनिटी के बारे में। ये जो कम्युनिटी है ये कैसे इंडिया में आती है, इनका क्या डेवलपमेंट रहा, क्या कंट्रीब्यूशन रहा हमारी सोसाइटी में, ये सारी कहानी हम सुनेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू अस। यू कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।